चलो देखो, इनसे पहले हम नाखून क्यों बढ़ते हैं उसका पहला पैराग्राफ देख चुके थे। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा शुरू कर रहे हैं। कुछ लाख ही वर्षों की बात है। यहाँ से अपना जो हम बोलेंगे पढ़ते रहना, ध्यान देते रहना। खैर अभी बंद करो, सिर्फ सुनने पर ध्यान देना। बाद में जब चैप्टर पढ़ोगे तो हमारी बात याद आएगी, तो अपने आप समझ में आता जाएगा, ठीक है। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा। यानी कह रहा है कुछ लाख ही वर्ष पहले की बात है, ठीक है। जब मनुष्य क्या था, जंगली था। जंगली था यानी जंगल में रहता था। और किसके जैसा, वनमानुष जैसे अभी जंगल में रहता है, वैसा ही आदमी भी कहाँ रहता था, जंगल में। वनमानुष का मतलब समझता है कि नहीं? वनमानुष का मतलब होता है, वन माने होता है जंगल, कौन सी, और जंगल में जो रहता है उसको वनमानुष कहते हैं। हम लोग भी मानुष ही हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, चाहे कोई जगह पे रहते हैं, जंगल में नहीं रहते, वन में नहीं रहते हैं। उसे नाखून की ज़रूरत थी। वनमानुष को किसकी ज़रूरत थी? नाखून की। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी था। वनमानुष को जीवन रक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए क्या ज़रूरी था? नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। असली में वही उसके अस्त्र थे। वनमानुष के असल में कौन सी, पहले जिया भाला, बर्छी, बंदूक, पिस्तौल, चाहे लोहा के हथियार जो टेंगारी, खुरपी, ठीक, ये सब जो लोहा के औजार न रही हुआ हो, या कथी रही, सिर्फ नाखून ही रही। तो नाखून ही एक कथी रही है, अस्त्र रही, ठीक है। दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उसका स्थान था। वनमानुष के पास दांत भी रहे, लेकिन केकरा बाद स्थान रहे, एकरा नाखून के बाद। सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र कथी रही, नाखून, एहि के बाद दांत, ये सबके जरूरी रही। अब बहुत चीज़ हो गई, लोहा के औजार सब, हथियार सब हो गई ना, पहले ना रही, ये अब हो गई। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। उन दिनों उसे क्या करना पड़ता था, जूझना पड़ता था, यानी जंगल के जानवरों से लड़ना पड़ता था अपनी रक्षा के लिए। और प्रतिद्वंदियों को, यानी इससे जो लड़ाई करता था, इस पर जो हमला करता था, आक्रमण करता था, उसको पछाड़ना पड़ता था, यानी हराना पड़ता था। किस लिए? अपने जीवन की रक्षा के लिए। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगे। वनमानुष जो है, फिर धीरे धीरे अपने अंग के, यानी अपना शरीर में जो अंग हो, नाखून उखून, दांत उत, एकरा छोड़ के बाहर के जो वस्तु है, पत्थर के औजार, चाहे लकड़ी के नुकीला पदार्थ, चाहे हड्डी के औजार, हड्डी देखिए बहुत मजबूत हो, ओकरा तेज बना सके, चाहे तोड़ दी तो एगो नोख बन जातो, आ नोख बहुत मजबूत हो, हड्डी देखिए न गलित उलित रही। तो वे धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगे। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। किसका सहारा लेने लगा? पत्थर के ढेला, केकरो मारे के लिए, ठीक हो। पत्थर के ढेला और पेड़ की डाल। पेड़ की डाल जानता है ना, पेड़ की डाली ना जान, पैना उना तोड़ ले, नुकीला बना ले, उस सबसे बहुत कुछ। पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। रामचंद्र के जो बानर सेना रही, कौन सेना? रामचंद्र जब रावण से लड़ाई कर गए तो पास कौन सेना रही? बानर सेना। तो बानर सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। कैसे? पेड़ की डाले, पत्थर उतर के। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। वनमानुष से किसके हथियार बनाए? हड्डी के। हड्डी के बता दिए ना। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि के हड्डियों से बना था। हड्डी के हथियार में, हड्डी के लड़े वाला हथियार जो औजार हो, में सबसे ज़्यादा मजबूत कथी रही और सबसे ऐतिहासिक कथी रही? देवता के जो राजा रही ओकर वज्र, कथी रही? वज्र। देखिए पहलका धार्मिक, अगर फिल्म ग्रंथ व्रंथ का वीडियो देखता होगा तो ऐसे हाथ में ब्रज रख ले, इंद्र भगवान वर्षा करावे के रहे, तब समझ ले। जो केकरा बनल रही? दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। दधीची, कौन सी? दधीची मुनि। मुनि जानी छी ना, सन्यासी,
एकरा हड्डी से बनल रही कौन? वज्र। मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए। मनुष्य उनसे क्या बढ़ा? और आगे बढ़ा और किसके हथियार बनाए? धातु के। धातु कहने का मतलब लोहा का, तांबा का, इस सब का क्या किया? हथियार बनाए। जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। जिनके पास किसके अस्त्र थे? लोहे के अस्त्र शस्त्र थे, वे क्या हुए? विजय हुए, यानी जीते। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे। देवता के भी जो राजा रही ओकरो सहायता लेवे के पड़ल के कर? मनुष्य के, यानी आदमी के। काला कि आदमी के पास लोहा के औजार, लड़े वाला लोहा के हथियार अस्त्र शस्त्र रहे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थीं पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। असुर के पास, असुर कैसी? राक्षस के। एकरा राक्षस के। तो असुरों के पास अनेक विद्याएं थी। असुर के पास कौन कौन विद्या रही? जैसे गायब हो जाती हो, जहाँ मन तहाँ प्रकट हो जाती हो, है ना। तरह तरह के छल कपट वाला वगैरह माया बुद्धि रही। तो असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, जैसे शरीर बड़ा कर लेना, छोटा कर लेना, गायब हो जाना, प्रकट हो जाना, ये सब कौन है? असुर विद्या है। तो अनेक विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। असुर के पास लोहा के अस्त्र न, शायद घोड़े भी नहीं थे। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। समझ ली? देवता सबसे कौन हार गए? नाग भी हार गए, सुपर्ण भी हार गए, यक्ष भी हार गए, गंधर्वो हार गए, असुर भी हार गए और राक्षस भी हार गए। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। लोहा के अस्त्र कथी मार लेलकै? बाजी। यानी लोहा के अस्त्र से ही सब जो नाम बोलल सब कथी होलै? हार गेलै। जैसे एक समय तलवार के बहुत वैल्यू रही, लेकिन अब तलवार से ज़्यादा अब केकर वैल्यू? ठाए देवर। वो अति तलवार लेके दौड़ती तो ठाए देवर उड़ा देती। अब बंदूकों से बड़का बड़का हथियार हो गई, परमाणु बम सब, जहाँ पटक दे तो जिला के जिला, राज्य के राज्य ही 1 सेकेंड में तहस नहस तबाह हो जाती। तो दुनिया क्या हो गया? बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। या तरह तरह के बीमारी वाला वायरस छोड़ दे तो वही से आदमी। चलो, आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थी। आर्य के पास कौन सी रही? दोनों चीज़, यानी लोहा के अस्त्र शस्त्र भी रही और घोड़ा भी रही। आर्य विजय हुए। आर्य क्या हुए? विजय हुए, यानी आर्य जीत गए। इतिहास आगे बढ़ा। कहाँ हो? फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। यहाँ से हम 1-2 लाइन छोड़ दिए थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़। असुर के पास न लोहा के अस्त्र रही न घोड़ा रही। आर्य के पास दोनों चीज़ें रही, लोहा के अस्त्रों रही है, घोड़ा भी रही। ठीक हो? आर्य क्या हो गए? इसके कारण विजय हो गए, यानी जीत गए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। फिर इतिहास क्या हुआ? अपनी गति से बढ़ता गया, अपना स्पीड से, गति यानी स्पीड से। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। ये सब क्या हुए? हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली, यानी लोहा के अस्त्र जीत गए। इतिहास आगे बढ़ा। इतिहास कथी होलै? आगे बढ़ा। पतीले वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बमवर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ बड़े घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। फिर पतीले वाली कौन सी? बंदूक, पिस्तौल वाली बंदूक। कारतूसों ने, मुंह से खोद के फिल्म देखे, फेंकी जो बम से और उड़ जाए। कारतूस ने, तोपों ने, तोप से बड़का बड़का बम के गोला सीधे दूर तक ले फेंकल जाए, बहुत कुछ तोप से फेंकल जाए। बमों ने, बम जानी छी ना, पटके वाला रही छो। बम वर्षक वायुयानों ने, और बम बरसावे वाला, ऊपरी से आसमान से बम बरसावे वाला वायुयान यानी हेलीकॉप्टरों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, सबको मालूम है। अगर इतिहास पढ़ेगा तो इस सब के बारे में जानकारी होगा। कौन चीज़? बंदूक, कारतूस, तोप, बम बरसावे वाला हेलीकॉप्टर, वायुयान, ये सब कथी है? बहुत ज़्यादा दुनिया में तबाही मचल कई। समझ ले? इतिहास में
नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। नखधर मनुष्य यानी जो नख को धारण करता था, पहले नाखून रखता था, वो मनुष्य अब क्या है? एटम बम का भरोसा करके। किसका भरोसा करके? एटम बम का भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। मनुष्य अब किसका भरोसा करके आगे बढ़ गया है? एटम बम का, लेकिन उसके नाखून जो है अभी भी क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को इसके भीतर वाले वह अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला रही है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता, है ना। प्रकृति अब भी, प्रकृति यानी जिस धरती में हम रहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? प्रकृति कहा जाता है। तो प्रकृति क्या है? मनुष्य को अभी भी उसके भीतर वाले जो अस्त्र है शुरुआत में, उससे वंचित नहीं। के भीतर वाले अस्त्र मतलब जानता है ना, नाखून शरीर के भीतर है, इसी में से निकलता है बार बार, तो वही करा है, भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं करा है, यानी छीन नहीं रहा है। अब भी वह याद दिला देती है, और प्रकृति अभी भी याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसी से तुम शुरुआत में क्या करते थे? शिकार करते थे, जानवरों को पकड़ते थे, नोचते थे, काटते थे। तुमसे जो लड़ने आता था उसको हराते थे, कौन चीज़ से? नाखून से और दांत से भी, समझ गए। देखबे अभी धियापुता के ना कुछ रही है हाथ में तो कथी करे लगे छे? नाखूने से कोटे लग छै, तिल मिला के जरा वो कोटे से छोड़ दै छै, ओहू से नहीं लगता, दाँते कस के हवा के लेलक, है ना। अभी भी तुम्हारी हमारी जो पाश्विक वृत्ति पीछा नहीं छोड़ा है। तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो। प्रकृति कराए तुम वही क्या हो? लाख वर्ष पहले जैसा मनुष्य था वैसा ही तो अभी क्या हो? नख दंतावलंबी जीव हो, यानी नाखून रखे वाला और दांत रखे वाला जीव हो, दांत से काट उठे वाला। पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले। और अभी जैसे पशु चर रहे हैं ज़मीन पर और घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, जंगल, वन, पहाड़, पेड़, वैसे ही तुम भी कभी क्या थे? पशु के समान चरने वाले थे, यहाँ से वहाँ जाने वाले और रहने वाले। अब ना घर बना के रहे लगले हैं। मनुष्य पहले घर बना के नहीं रहता था, कहाँ रहता था? पेड़ पर, जंगल में। तो वही कर रहा है, अभी तुम पशु के समान क्या हो? विचरण करने वाले हो और चरने वाले। हो सकता है जब भोजन नहीं मालूम होगा इंसान को, तो हो सकता है वो भी पत्ता उत्ता घास फूस खाता होगा, ना खाता होगा। तो दूसरा पैराग्राफ भी हो गया। अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं ततः किम। कौन सी? ततः किम, तो क्या? मैं हैरान होकर सोचता हूँ, वो लेखक कर रहा है, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चे को नाखून न काटने के लिए डांटता है। लेखक कहे कि मैं हैरान होता हूँ, हमरा हैरानी लगी है कि अब जो है इंसान बच्चा अगर नाखून के न कटे तो कथी करे छी? अब डांटे छै। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चे को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा, और किसी दिन यानी कर अभी से लाखों वर्ष पहले यदि कोई बच्चा अपना नाखून तोड़ लेता होगा, चाहे काट लेता होगा, चाहे नष्ट कर देता होगा, तो उसके माता पिता डांटते होंगे कि नाखून कैला काट लिया, कैला तोड़ दिया, कैला नष्ट कर दिया, इसको बचा करके न रखना चाहिए। और अभी रखेगा तो क्या करेगा? डांटेगा। समय क्या हो गया? उल्टा। लेकिन प्रकृति है कि वह अभी नाखून को जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि अभी उसे काटे जा रहा है। लेकिन प्रकृति क्या करती है? अभी भी नाखून को जिलाए जा रही है, नाखून को बढ़ा रहा है, और मनुष्य इसे क्या कर रहा है? काट रहा है, क्योंकि मनुष्य को इसकी ज़रूरत अब नहीं रह गई है। वे कमबख्त रोज़ बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। वे कमबख्त रोज़ बढ़ते हैं, कौन? नाखून, क्योंकि वे अंधे हैं। क्या है वे? इनके पास आँखें नहीं है। ये न जाने छै कि आदमी के जे मनुष्य के नाखून से करोड़ों गुना कौन चीज? शक्तिशाली, ताकतवर, पावरफुल हथियार मिल गए, अस्त्र मिल गए। अब एक नाखून के जरूरी, नाखून से सोचती हमर जरूरी अभियो इतला बढ़े छै। एकरा मालूमे नहीं कि इससे ज़्यादा ताकतवर चीज़, बंदूक, पिस्तौल, बम, हेलीकॉप्टर, कथी मनुष्य प्राप्त कर चुकल। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। लेखक कह रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य जो है, आदमी जो है, अब नाखून को नहीं चाहता, क्योंकि ये अनावश्यक चीज़ें हैं, इसके किसी काम की चीज़ें नहीं है।
नाखून को नहीं चाहता उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असह्य है। अब मनुष्य के बारे में कह रहा है, मनुष्य के भीतर कोई बर्बर युग के यानी क्रूरता वाला समय के, आक्रमणकारी वाला समय के, अत्याचार वाला समय के कोई निशानी रह जाए, अवशेष रह जाए, ये मनुष्य को क्या है, असह्य है, यानी गवारा नहीं है, सहाने वाला नहीं है। लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है, लेकिन ये भी कैसे कहूँ कि मनुष्य अब चाहता है कि बर्बरता वाला युग हमारा ना नजर आवे, कि हम पहले केकरो पर हमला करीत रहिए, केकरो नुकसान कर दिली, केकरो चीर फाड़ के खा जाते रहिए, नोच रहिए नाखून से, तेकर अवशेष न रहे। लेकिन ये भी कैसे कर सकता है, अगर ऐसा बर्बर नहीं है तो आज के ज़माने में इतनी तबाही कला मचाता है दूसरों चीज़ से। ये चाहता है कि बर्बरता वाला गुण हमें नहीं, बर्बरता नहीं जानता है, दूसरे पर हमला करना, आक्रमण करना, मारना, करना, खाना। चाहता है कि मनुष्य ये हमारा याद न दिलावे कि हम पहले ऐसा रह ली। लेकिन नाखून काटने से क्या होता है, मनुष्य तो अभी भी वैसा ही है, उनसे ज़्यादा बर्बर बन गया अभी, है ना। तो वही बात कर रहा है, तो वही कह रहा है। लेकिन यह भी कैसे कहूँ कि मनुष्य बर्बर नहीं है, आक्रमणकारी नहीं है, हमला करने वाला नहीं है। नाखून काटने से होता क्या है, हाँ, अगर अपने मन को सुधार लेता, आत्मा को सुधार लेता, शांति से रहता, रहने देता, तब तो कहते कि चलो बर्बर युग का अवशेष नहीं जाता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य की बर्बरता घटी है कि और बढ़ती जा रही है, बढ़िया जा रही है। और हमलावर बने से, और नुकसान करे वाला बने से, और तबाही मचाए वाला, और लूटे पाटे काटे खाए वाला बन रहा है, और जानवर के काट रही। पहले नाखून से तो एगो दूगो काटित रही है, अब तो हथियार से सैकड़ों करोड़ों डेली जानवर कटे, है ना, है कि नहीं। तो ये बर्बरता इसकी घटी है कि बढ़ती है, बढ़ी है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। और मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, मनुष्य के इतिहास में ना होली बार बार। लेकिन एक जहाँ होली अति जापान में हिरोशिमा में चैप्टरो हो पढ़ले से ऐसा बम गिरली कि वहाँ के आदमी भाप बन करके शरीर ओकर कथी करे लगल, गलगल के हड्डी में से बाहर गिरे लगल। 1 सेकेंड में तनका देर में सभे आदमी कथी बन गए, सुख सा गेल। 1945 के आसपास गिरल है। अभी तक ले वहाँ देखबे तो आदमी लंगड़ा लूला बीमारी वाला पैदा हो, अभी भी वहाँ के हवा पानी सब खराब कर दिले। इतना खतरनाक बम गिरले रहे, पूरा शहर के शहर ख़त्म। जैसे अभी बस अब ये चलता फिरता शहर हो, अब ये गिरल के तनको देर में सेकेंडों मिनटों न कह तोले आदमी भाप बन के सूरज से 1000 गुना गर्मी में ज़्यादा है। सूरज की गर्मी तो सहेबे न कर, 1000 गुना गर्मी रहा नीचा। तो इस शरीर के मांस झरझर के गलगल के सीधे 1 सेकेंड में रेडिएशन से कथी हो गई। वहाँ ओकरा कोई लाशो उठावे वाला आदमियों देखे वाला भी न बचल इस शहर में के, बाहर के तो देखल कई। तो यूहे हिरोशिमा के हत्याकांड जापान में शहर पड़े से तोरा पढ़ले से, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, ये उसी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। तो यही कहे लेखक, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ ना तो क्या हो जाता हूँ, कभी कभी निराश हो जाता हूँ कि इस नाखून से न जाने कितने जीवों की क्या किया होगा, हत्या किया होगा। इतिहास में कितना जानवर के मार के खा गया होगा, दांत से नोच करके खा गया होगा, समझ गया। ये दोनों चीज़ें से तब तो इतना तबाही मचाया, अब तो इसके पास हज़ारों लाखों शक्तिशाली चीज़ें हैं, जोर लो दुनिया का क्या हाल कर दिया। ये उसी भयंकर पाशवी वृत्ति का जीवन प्रतीक है। और मनुष्य में है ना पाशवी वृत्ति है, यानी पशु के स्वभाव ही मनुष्य में कथी के स्वभाव है। जैसे जंगल में देखबे तो शेर, चीता, ये सब जो है अपना से कमजोर जानवर के कथी करे छे, नोच फाड़ के खा हो जाए जिंदे, है ना। हिरण के तो सबसे ज़्यादा जे हम तोरा बतैलो पहले, जे कमजोर हो ना ओकर शोषण सबसे ज़्यादा हो, और कुछो करियो न पाबी। तो जंगल में देखिए हिरण कमजोर है, कोई भी जानवर मार के खा जाए। तो कमज़ोर नहीं होना चाहिए जीवन में, नहीं तो समाज भी वैसा ही लगभग कमज़ोर रहेगा तो तुमको आदमी जीने नहीं। ये उसी भयंकर पाशवी वृत्ति का जीवंत प्रतीक है, अभी के दुनिया जैसन हाल के लिए हो। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वो मरना नहीं जानती। मनुष्य के अंदर जो पशुता है, जानवर है, वहशीपन है, इस सब को जितनी बार भी काट दो वो मरना नहीं चाहता, मरना नहीं जानती, ये मरती नहीं है। अगर मनुष्य के अंदर से पाशवी वृत्ति यानी पशु के स्वभाव खत्म हो जाए तो ये दुनिया शायद बहुत अच्छा
इंसान में यदि इंसानियत आ जाए, इंसानी के प्रति नहीं धरती के सभी जीवों के प्रति, तो ये दुनिया क्या होगा। शायद ये मत सोचो कि जो जीवित है जिसमें प्राण होता है उसी को नुकसान पहुंचाया। मनुष्य हर चीज़ को नुकसान पहुंचाया। प्रकृति के हर चीज़ को क्या किया है। पानी देख लो, ज़मीन देख लो, वायुमंडल देख लो, वायु देख लो, हर चीज़ को प्रकृति को क्या कर दिया ही, तहस नहस कर दिया। कौन। और इसमें हम तुम सभी है। ये मत सोचना जैसे पानी का उपयोग करता है, गंदगी फैलाता है, कीटनाशक का प्रयोग करता है ना, अननेसेसरी जो चीज़ है इसके पीछे क्या रहता है, पागल रहता है कि चीज़ मिले वो चीज़ मिले। तो क्या किया है, धरती का सुख सुविधा के लिए। तो तीसरा पैराग्राफ भी हो गया। चलो चौथा पैराग्राफ है, देख सकता है। कुछ हजार साल पहले, कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। कुछ हजार वर्ष पहले मनुष्य ने नाखून को किसके लिए, सुकुमार विनोदों के लिए यानी मनोरंजन के लिए क्या किया था, उपयोग में लाना शुरू किया था। कुछ वर्ष, लाखों वर्ष पहले क्या किया था, इसे जानवरों को चीरने फाड़ने खाने अपने आप को बचाने के लिए। अब किस लिए, सुकुमार विनोदों के लिए। वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जमकर संवारता था। काम सूत्र को किसने लिखा है, वात्स्यायन। काम सूत्र किसने लिखा है, वात्स्यायन, वात्स्यायन ऋषि। तो इस काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी, आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी, समझ गए, नाखूनों को क्या करता था, जम के संवारता था, यानी बहुत बढ़िया से सवारी तरह ले। कौन, भारतवासी। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। नाखून के पहले आदमी केना कटित रहे, ओकर कला जो है काफ़ी क्या बताई गई है, मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, कौन सी, पहले के नाखून केना कटित रहे, अभी 2000 वर्ष पहले के आदमी त्रिकोण एना करती नाखून के, नाखून एना हो ना, आँ तेकरा एना करती हो, बल कुछो से सजा के एना कटती हो। वर्तुलाकार एना काटती हो, है ना, नाखून ऐसे है ना, तेकरा एना काटती हो, डिजाइन बनती हो, समझ गए। वर्तुलाकार करती हो, चंद्राकार करती हो, यानी चंद्रमा के आकार के कटती हो, चंद्रमा कटल कर से। दंतुल, दंतुल जानी सी ना, दांत जैसन करती हो, नाखून के एना ए दाँत ऐसा नहीं रही, देखी कि दाँत की ना, तो दंतुल अभियो कोई कोई काटे छो। आदि विविध आकृतियों के नाखून इन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। और भी कई प्रकार के नाखून जो है पहले काटते थे, पता न ई जो है एकरा विलासी नागरिक के, विलासी यानी भोग विलास करे वाला आदमी, एकरा पता न कौन काम अभी तरह है। अभी भी देखे बहुत आदमी एना करते तरह तरह के, चाहे बड़का बना के रखते, पता नहीं नाखून कौन काम अब चीज़ रखिए वाला जाने। वैसे तो इनसे घाटा ही है क्योंकि इसमें गंदगी बैठ जाता है ना। सजाने के लिए और भी चीज़ें, नाखून नहीं रखना चाहिए, नाखून दिक्कत करता है। उनको सिख्तक और अलकतक से यत्नपूर्ण रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। नाखून को कौन चीज़ से रगड़ के, सिख्तक से, कौन चीज़ से, सिख्तक कैसी, मोम से, सिख्तक से, और अलकतक से, कौन चीज़ से, अलकतक कैसी, आलता के, समझ गए। आलता से क्या किया जाता था, यत्नपूर्ण यानी जितना अच्छा से हो सके उतना रगड़ के कौन चीज़ बनाया जाता रही, लाल और चिकना, पॉलिश। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को। गौड़ देश के लोग उस समय कैसन नाक के पसंद करते थे, बड़का बड़का नाखून के, और दक्षिणात्य लोग छोटे नाखों को। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी। अपनी अपनी रुचि का मतलब है अपन अपन पसंद है, जरा बड़का रखे के मन हो बड़का रखे, जगह छोटका रखे के मन हो छोटका हो। देश की भी और काल की भी, यानी सब देश में अलग अलग प्रकार से रखा जाए, और काल यानी समय में भी अपन अपन अलग अलग समय में। एक समय रही देखे आदमी तेरे नाम केस में सोटित रही, अब कोई सोटे तो सब ना जानी थे, बीच में मांग फाड़ के लड़का चल गई, एना सोटा रही रही, एना रख दियो तेरे नाम फिल्म के। चलो, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने
मनुष्य उचित बनाया है, यह बात चाहूँ भी तो नहीं भूल सकता। लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को, अधोगामिनी यानी जो नीचे की तरफ गिराता है, मनुष्य के स्वभाव को, चरित्र को जो नीचे की तरफ गिराता है, उन वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्य उचित बताया है, यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता, है ना। चलो उसके बाद अगला पैराग्राफ है, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियाँ रह गई है। मानव शरीर का जो अध्ययन करने वाला प्राणी विज्ञानी है, ओकर क्या है, निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति यानी मानव में जो मन है उसकी भांति मानव शरीर में भी, मन का स्वभाव जानता है ना, पूरा का पूरा गलत है, इसको बदलना ज़रूरी है, नहीं तो मन तुमको अंत में कहीं का नहीं छोड़ेगा, शुरू से तो बर्बाद करेगा, अंत में नहीं। मन जो है ना खाली गलत रास्ता दिखाए, गलत चीज़, जैसे चल घूमे, खाना खाई टेस्टी, मन जीवी सब कथी करे वाला, बिगाड़े वाला। अभी कहीं मन के मेहनत करे वाला लगी तो ना कर, कहीं काम करे लगी तो ना, कहीं आराम करे लगी भर दिन, कहीं घूमे लगी भर दिन, कहीं भर दिन फिल्म देखे लगी, भर दिन खेले लगी, नहीं जितना बेकार चीज़ में मन के कहीं अपने आप तो रहे, तो तोरा कहे के जरूरी ना हो, लेकिन अच्छा चीज़ में इसको लगाओ, जल्दी नहीं लगता है। ससुर टोटल तबाही करने वाला, बाहर से ज़्यादा तबाही करने वाला मनुष्य के शरीर के अपने भीतर है, इसको समझना ज़रूरी है, नहीं तो ये तुमको बर्बाद कर देगा। होता है ऐसा कि नहीं, जीभ भी है देखो, अटर चटर पटर खाने के लिए तरसता रहेगा, लेकिन अच्छा चीज़ कहो तो कहेगा स्वादे नहीं है। मुंह से कहो अकबक खराब, हज़ारों लाखों खराब बोली निकाल देगा, लेकिन कहो सोच समझ के सही बोली निकालने के लिए तो इसके लिए तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यानी शरीर से गलत चीज़ अपने आप होता है और सही चीज़ इसको सीखना पड़ता है। तो हम तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, अपने मन को समझो और मन को क्या करो, बदलो, सही दिशा में लगाओ, नहीं तो ये तुमको क्या कर देगा, पता भी नहीं चलेगा और बर्बाद भी कर देगा। खैर मन पर काबू पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन बार बार मेहनत करने से, कोशिश करने से तुम इस पर काबू पा सकते हो, पूरी तरह नहीं तो बहुत हद तक पा सकते हो, समझ गया। और मन पर काबू पा लिया, पूरी दुनिया पर काबू समझो पा लिया। पूरी दुनिया यानी तुम अपनी दुनिया का, ये नहीं कि पूरा सब पर काबू पा लेंगे। चल ये भैंसियों की, हाँ हम मन पर काबू पा ली, तोरो काबू पा ली, एक ढाई मार तो तेरा पता चल तो हॉस्पिटल में काबू न रहते, फिर मतलब दिमाग आना कोई चीज़ में। चलो मानव मन में जो है न चित्त की भांति मानव शरीर में भी क्या है, बहुत सी अभ्यास जन वृत्तियाँ रह गई है, दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है, यानी बहुत समय तक लेकर आवश्यकता रही, आदत पर गई थी, आदत पर गई जाए के कारण इस शरीर में वैसन वृत्ति रह गई। ठीक, अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि ये वृत्तियाँ अनायास ही और शरीर में अनजाने भी अपने आप काम करती है। अतः शरीर ने क्या किया है, जैसे शरीर को आदत पकड़ लेता है, कोई चीज़ तुम डेली करोगे ना बार बार, तब तुमको करने का ज़रूरी नहीं पड़ेगा, शरीर तुमको अपने आप ही क्या करेगा, वो चीज़ करवा लेता है, समझिए। जैसे शरीर को अपने हिसाब से ट्रेन कर दो, शब्द से ट्रेन कर लिया है, तो जब इसका टाइम होता है तुमको ऊँघी लगने लगेगा, तो अपने आप बन गया है। इसका टाइम तुम बिगाड़ दो तो लगबे नहीं करेगा, है ना। जैसे कोई चीज़ का शरीर को आदत लगा दो तो शरीर अपने उस टाइम पर तुमको उस चीज़ की खोज मिल जाएगा। जैसे दारू पीने वाले की लत, चाहे कोई नशा पकड़ लेता है, चाहे जैसे कोई बढ़िया चीज़ें खाए तो शरीर तो अपने आप, आमू खा के देखता है, आमू हर चीज़ का आदत लगता है, समझा, समझ गया कि नहीं। अब चावल खोजता है कि नहीं खोजता है, आदमी खोजता है, जैसे चावल नहीं था भैया फल फूल खाता होगा, है ना। चावल तो बहुत हमेशा थोड़ी ना रही है, कृषि के जब आविष्कार होले, कृषि के खोज करके तैयार से न होली, इतिहास पर ये छटा के सब तरह मालूम चल। चलो हटा उसको। शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है, शरीर के अनजाने में जानी छी ना, बता दिलियो। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है, नाखून का बढ़ना उनमें से क्या है, एक है। केस का बढ़ना दूसरा, और दांत का दोबारा उठना तीसरा है। पलकों का गिरना चौथा है। ये सब अपने आप होता है कि तुमको करना पड़ता है, नहीं मन करता है, नहीं तन करता है, नहीं जीव करता है, अपने आप ही शरीर क्या करता है। और असल में सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। और असल में सहजात वृत्तियाँ यानी जन्म के साथ जो वृत्तियाँ मिलती है अपने आप, वो क्या है, अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं, जो हम भूल गए हैं। मानव में एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है।
हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की यानी बोली की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। जैसे तुम अपने शरीर की, देखो शरीर को समझो, भूल गए हो तुम इसको, और मन को समझो, और वाक यानी बोली को समझो। बोली तुम निकालते नहीं हो, ये अपने आप निकलता है, क्योंकि हज़ारों वर्ष का ये आदत क्या है, शरीर को पड़ गया। हाँ, लेकिन जब तुम जान जाओगे कि आदत पड़ गया तो इसको चेंज कर सकते हो। जैसे खराब बोली तुम्हारे मुंह से अपने आप निकल जाता है, गुस्सा अपने आप हो जाता है, कोई दिलाता है तब। लेकिन जब तुम जान जाओगे अपने शरीर को तो तुमको कोई गुस्सा नहीं दिला सकता है, बहुत हद तक नहीं ये दिला सकता है, चाहे कुछ भी करे, क्योंकि तुम अपने शरीर का तो अपने मन का कंट्रोल किसके हाथों में ले लिया है। अभी तुम अनजान हो, कोई हल्का चाहे तो गुस्सा तुमको दिला सकता है। जब तुम जान जाओगे कि गुस्सा क्यों आता है, कैसे आता है, तो तीसरा व्यक्ति कैसे भी चाहे गुस्सा नहीं दिला सकता है। हाँ, कुछ कुछ मामलों में, जैसे बोली बोलेगा तो हो सकता है तुम इतना काबिल बन जाओ, समझदार बन जाओ, होनहार बन जाओ, मतलब जानकार बन जाओ, तो उसके बोली का कोई असर नहीं होगा। सिर्फ बोली से क्या हो जाता है, कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। बोली से आग भी लगता है, गोली भी चलता है, लेकिन अगर तुम अपने को कंट्रोल कर लो तो बोली से कुछ होगा। हाँ, ढेला मारेगा तो कुछ हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर तुमको चोट लगेगा, तुम रिएक्ट करोगे। हर चीज़ की एक सीमा होती है ना। पर कौन सोचता है? लेकिन तुम कभी सोचते हो ज़िंदगी में, आज तक ले सोचे हो हम क्यों ऐसा करते हैं, क्यों घूमते हैं, क्यों टहलते हैं, क्यों अपना समय बर्बाद करते हैं, क्यों अपना ज़रूरी काम छोड़ करके फालतू चीज़ में अपना समय नष्ट करते हैं? चाहे मुँह से हम क्यों खराब बोली बोलते हैं, चाहे क्यों खराब हानिकारक पहुँचाने वाले शरीर को वो चीज़ खाते हैं, चाहे वो चीज़ करते हैं, है ना। कभी सोचते हो? नहीं सोचते हो। सोचोगे तो बदल ही जाओगे। सोचना चाहिए। सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सजात वृत्ति है वह उसे के पशुत्व का प्रमाण है। सोचना तो दूर की बात है, उसको पता भी नहीं चलता कि उसके अंदर जो नाखून बढ़ता है वह किसका प्रमाण है, पशुत्व का। ये बताता है कि तुम अभी भी क्या हो, पशु हो, पूरी तरह से इंसान नहीं बने हो, समझे। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है, और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। उन्हें जो काटने की वृत्ति है, नाखून किसकी प्रतीक है, पशुता का, लेकिन तुम जो इसको काटते हो ये तुम्हारी किसको दर्शाता है, मनुष्यता का। क्योंकि अगर तुम बढ़ाओगे तो तुमको क्या कहेगा आदमी, पशु कहेगा, जानवर कहेगा, इसलिए तुम्हारी मनुष्यता का क्या है, प्रतीक है, जिसको तुम क्या करता है, काट लेता है। लेकिन पशुत्व के चिन्ह जो है तुम्हारे कहाँ रह गए हैं, भीतर ही रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। तुम पशुत्व को छोड़ चुके हो, लेकिन इस शरीर पशुत्व को नहीं छोड़ा है, समझा। पशु बनकर वो आगे नहीं बढ़ सकता, और पशु बनकर के तुम आगे बढ़ सकते हो, नहीं बढ़ सकते हो। उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है। पशु बन करके तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो, तुम्हें कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाता है ना, लोहा का, बंदूक तेंदूक, एटम बम तम हथियार, ये सब किसका, मनुष्यता का क्या है, विरोधनी है। ये दिखाता है मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता, मनुष्य को मनुष्य होना चाहिए। तो हम पशुता की ओर ही लगभग ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, पशु से भी गिरे। खैर, ये कैमा पैराग्राफ हो गया है, 1 2 3 4 5वां पैराग्राफ हो गया, पेज नंबर 27 तक हो गया है। इसके बाद हम आगे कल पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं।